तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों कैसे हैं सब? आई होप आप मस्त होंगे। और आज आपकी इंग्लिश क्लास स्टार्ट हो गई है और आज की इंग्लिश क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज से रेगुलर वीडियोज आपको इंग्लिश को देखने को मिलेगा और पूरा कंप्लीट में इंग्लिश आप लोगों को कराने वाला हूँ। ठीक है, डेली वीडियोज आपको 1 बजे मिलेंगी, तो तैयार रहिएगा। हर एक दिन 1 बजे आपको वीडियोज़ मिलेगी ग्रामर की, और सब जितने भी यहाँ पे टॉपिक है ग्रामर के सारे टॉपिक में कवर कर दूंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिए मैं तो फेसअप पढ़ाता नहीं हूँ, फेसअप कुछ दिन बाद आऊँगा मैं। ठीक है, व्यवस्था तब हो जाएगा, तो रब पे ही पढ़ाऊँगा, लेकिन 100% गारंटी देता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर आप शांति से, मन से अगर हमारी वीडियोज़ देखते हैं ग्रामर की, तो शायद ही आपने कभी ऐसा पढ़ा होगा, मैं कह सकता हूँ। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है, कि पढ़ाने के तौर तरीका क्या है, क्या मैं कंटेंट दे रहा हूँ आप लोगों को। इतना आपको फिक्स हो जाएगा कि हाँ भाई, नोट्स एक बेहतर आपका बनेगा, नोट्स। ठीक है, तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड यहाँ तक कि वो भी अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। ठीक है, और देखिए ये जो ग्रामर की है, ये क्लास 10th वालों के लिए, 11th के 12th, ये सबके लिए होती है। ये जो ग्रामर होता है कॉमन विषय होता है, ये सबके लिए अनिवार्य होता है। तो सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, सभी से एवं भी जो भी होंगे, जो 10th 11th 12th में नहीं होंगे वो भी देख सकते हैं, छोटे बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा जो वो बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा, मतलब 0 पॉइंट से लेकर 100 तक। ठीक है, ऐसे आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो ये कही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नोट्स बनाइएगा। मात्र 10 दिन पढ़ के देखिए, फिर आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ नोट्स किस प्रकार तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय को टॉपिक और चलेंगे, लेकिन देखिए एक एक बात मैं अगर बताऊंगा तो एक एक बात ध्यान से समझिएगा, तभी समझ में आएगा। फेसअप तो है नहीं कि मैं अपने फेसअप से आप लोगों को अट्रैक्शन कर पाऊंगा। अब मेरा पे ही बता रहा हूँ, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम जानेंगे पहचान, कि भाई हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते किसे हैं। समझ में आया? सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो देखिए लिखा है कि ऐसे वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं आदि शब्द आते हैं। मतलब हमको एक चीज़ मालूम चल गया कि कोई भी अगर वाक्य है, वाक्य के लास्ट में अगर ता है आ जाता है, और ती है आ जाता है, और ते आ जाता है, हमको तुरंत बोल देना है कि बस कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये इसकी पहचान होती है। या तो एक पहचान और आप लिख सकते हैं कि मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब के साथ ता ते ती का प्रयोग, मतलब मेन वर्ब के साथ ही ता ते ती आता है। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं राम घूमता है, ये वाक्य है, देखिए लास्ट में ता आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। राम गीत गाता है, राम गीत गाता है, ता के बाद है आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सीता नाचती है, मेन वर्ब क्या है? नाचना। तो नाचना मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में ही तो ता जुड़ के आया है, ती। देखिए नाचती, नाचती मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया इसी में ती आया है, ती है, तो आपका क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लोग घूमते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान यह हो गया कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए, या तो आप कह सकते हैं मेन वर्ब के साथ ता ते ती आए, तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। बात खत्म, इसके अलावा कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका तो डिफिनेशन हो गया। हमको तो नहीं लगता है कि कभी आप जिंदगी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। इसको खूब अच्छे से नोट्स में अपने लिख लीजिएगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 4 तरह के आते हैं। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा डबल इंट्रोगेटिव। तो इन चारों में से पहले हम लोग अफर्मेटिव देखेंगे। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सकारात्मक वाक्य। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डालिए सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले हम इसके रूल की तरफ बढ़ेंगे। किसके तरफ? रूल की तरफ, कि भाई अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है कि अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में है और उसका आपको ट्रांसलेशन करना है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे। और सब्जेक्ट तो आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं, मैं आगे बता चुका हूँ। जो किसी सेंटेंस में काम करे वो क्या कहलाए? सब्जेक्ट। ठीक है, पहले उसको सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर यस या ईएस। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यस या ईएस कब लगेगा? केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तभी यस या ईएस लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो यह रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का, कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, यस या ईएस। यस या ईएस कब लगेगा? जब केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? ही, सी, इट तथा नेम। ठीक है, या तो आप एक नोट यहाँ पे भी लिख सकते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा
कि वाक्य में यस या यस का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ करते हैं, एक वचनकर्ता के साथ करते हैं। अगर एक वचन नहीं है तो उसमें कोई प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब सब्जेक्ट अगर बहुवचन आ गया आपका तो उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, और एक वचन रहेगा तो उसमें यस या यस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट आप लगा ही लेंगे, वर्ब आप लगा ही लेंगे, यस या यस में ही ना फंसेंगे। तो यस या यस कब लगेगा? जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन रहेगा। अब बात आती है कि यस लगाएंगे कि यस लगाएंगे, दोनों लगाएंगे, लेकिन भाई दोनों में से एक ही तो लगाएंगे, या तो आप यस लगाइए या तो यस लगाइए। लेकिन अब दोनों में कब कहाँ लगता है कौन, इसको जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि मुख्य क्रिया के साथ यस कब लगाएं, मतलब मुख्य क्रिया के साथ यस कब लगाते हैं उसको देख लीजिए। कुछ रूल है, जैसे दिया है कि जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में, और कोई मुख्य क्रिया के अंत में अगर ओ आ जाता है, क्या आ जाता है ओ, तो वहाँ पे हम यस का प्रयोग करेंगे। जैसे गो का गोज, डू का क्या हो जाएगा डज। ठीक है, ये रूल नंबर पहला कहता है कि जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में अगर ओ आएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? यस का प्रयोग करेंगे उस मेन वर्ब में। तो गोज का गोज हो जाएगा, डू का डज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो रूल नंबर पहला ना, पहले रूल नंबर दूसरा पढ़ लेते हैं। रूल नंबर दूसरा है कि जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में डबल यस या एस एच हो, और मुख्य क्रिया के अंत में यस, डबल यस या यस एच आ जाता है, तो उसमें हम यस का प्रयोग करते हैं। जैसे किस है तो किस का किसेज, मिस का मिसेज, पास का पासेज, अपूस का पुसेज हो जाएगा। ठीक है, ये रूल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस तब बनाएंगे हम लोग ट्रांसलेशन, तो उस समय आएगा किस का, तो वहाँ पे किसेज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार रूल नंबर तीसरा देखिए, लिखा है जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, मतलब कोई भी एक ऐसा मुख्य क्रिया आएगा मेन वर्ब जिसमें लास्ट में कॉन्सोनेंट की बात आएगा, आई वाई आएगा, तो वहाँ पे हम ईएस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कराई आ गया ना, तो देखिए कभी भी कराई आ जाएगा और वाई के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो वाई को हटा के आई एस जोड़ते हैं, क्राइज हो जाएगा। मेरी का मेरिज हो जाएगा, ट्राई का ट्राइज हो जाएगा, फ्लाई का फ्लाइज हो जाएगा। ठीक है, ये रूल आपको मालूम होना चाहिए, तभी आपको सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। फिर रूल नंबर चौथा कहता है कि जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में वावेल प्लस वाई हो, वहाँ पे तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई था तो हम वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे आपका क्या आएगा? वावेल के बाद वाई आएगा। जैसे से, देखिए वाई के पहले ए आ गया ना, तो ए आपका क्या है? वावेल है, तो यहाँ कुछ नहीं हटाएंगे, सिर्फ लास्ट में यस जोड़ेंगे, तो से का सेज हो जाएगा, प्ले का प्लेज हो जाएगा। तो यहाँ तक तो अब तक रूल रहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या रूल। अब इसके बाद इसका हम लोग क्या देखने वाले हैं? एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है ना आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब तब करेंगे इसका, बनाएंगे ट्रांसलेशन तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। देखिए एग्जाम्पल है कि राम गीत गाता है, राम स्कूल जाता है, अमन घर जाता है, मैं पार्क में खेलता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। देखिए सब में लास्ट में ता के बाद है आया है, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं और सकारात्मक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए कि राम गीत गाता है, गीत गाने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम इस सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे क्या? राम। हो गया यहाँ तक क्लियर। इसके बाद वर्ब देखेंगे, क्रिया क्या कार्य कर रहा है? गाने का कार्य कर रहा है, गा रहा है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो गाना, गाना को क्या कहते हैं? तो गाना को सिंग। ठीक है, राम सिंग, सिंग मतलब गाना होता है, ये आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो राम सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैंने लगा दिया। ठीक है, अब बारी आई यस या यस की, तो बताइए यस या यस लगेगा कि नहीं? अब आप हमें बताइए यस या यस लगेगा कि नहीं? तो मैंने बताया था कि जब सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन रहेगा तो उसमें यस या यस लगाएंगे। तो बताइए कि राम जो है, जो सब्जेक्ट है, राम थर्ड पर्सन है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि राम नाम है और नाम तो आपका थर्ड पर्सन आता है। अब मैंने ये भी बताया था कि जब यह सिंगुलर रहेगा तो यस या यस का प्रयोग होगा। तो राम तो सिंगुलर है ना, तो यस या यस का प्रयोग तो होगा ही होगा। लेकिन अब यस का प्रयोग होगा या यस का प्रयोग होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राम आपका सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? एस का। किसका? एस का, क्योंकि वर्ब के लास्ट में अगर ओ एक्स सी एच डबल एस एस सी एच, ठीक है, ए आ जाए तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं? ई एस का करते हैं। अगर ये नहीं आया तो यस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सिंग, सिंग में तो जी आया है, तो जी आया तो इसलिए हम यस का प्रयोग करेंगे। अगर ये सब रहता तो ई एस का प्रयोग करते हैं। तो राम सिंग्स अ सॉन्ग, गाना गाता है, बात खत्म। राम सिंग्स अ सॉन्ग बन गया आपके पास सेंटेंस। करना क्या? रूल बस मालूम होना चाहिए, चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा कि राम स्कूल जाता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम। सबसे पहले राम लिखेंगे। इसके बाद वर्ब क्या है?
जाने का कार्य कर रहा है तो राम गो। अब यस या यस लगेगा कि नहीं, तो लगेगा क्योंकि राम सिंगुलर है, लगेगा। देखिए लास्ट में क्या गया, ओ मैंने बताया था कि जब लास्ट में वो आ जाता है तो उसमें ई एस जोड़ देते हैं। तो राम गोज कहाँ, स्कूल, तो टू स्कूल, बात खत्म, सिंपल बन गया, राम गोज टू स्कूल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोई दिक्कत नहीं है, बस रूल अगर आप जानते रहेंगे अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर कर जाएंगे। इसके बाद अमन घर जाता है, अमन घर जाता है, सब्जेक्ट क्या है, अमन, अमन। अब अमन के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब, जाता है गो। अब देखिए अमन आपका सिंगुलर है और मेन वर्ब में ओ आ गया तो ई एस जोड़ेंगे, तो अमन गोज कहाँ जाता है, टू हाउस, टू हाउस, अमन गोज टू हाउस, अमन घर जाता है, सिंपल। मैं पार्क में खेलता हूँ, तो मैं यहाँ पे मैं पार्क में खेलता हूँ, कौन पार्क में खेलता है, मैं, सब्जेक्ट क्या, आई, आई, आई के बाद वर्ब खेलता, प्ले। अब यस या यस लगेगा कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे बहुवचन आ गया, बहुवचन के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही करते हैं। तो यहाँ आई आ गया तो इसमें यस या यस जुड़ेगा नहीं। तो आई प्ले कहाँ खेलता है, पार्क में, इन द पार्क, आई प्ले इन द पार्क, बात खत्म, सिंपल हो गया। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, सब्जेक्ट क्या है, आई, पढ़ाना, टीच, यस या यस लगेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल है तो यस यस नहीं लगेगा, ठीक है। तो आई टीच किसे, तुम्हें, यू, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो देखिए इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव वाला मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना आप लोगों को आ गया होगा। सारे रूल भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कल का जो हम लोग का रहेगा उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो अफर्मेटिव रहा, इसके बाद सेंटेंस आता है निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस आता है, नकारात्मक वाक्य जिसे कहते हैं। नकारात्मक, देखिए सकारात्मक वाक्य में रूल कुछ दूसरा होता है, लेकिन जब जैसे ही नकारात्मक वाक्य बनता है ना, रूल चेंज हो जाता है। तो देखिए नकारात्मक वाक्य हेडिंग डालिए, नकारात्मक वाक्य के जितने भी सेंटेंस रहेंगे वो इस रूल के आधार पर बनेंगे। जितने भी नकारात्मक वाक्य के सेंटेंस रहेंगे इस रूल पे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद डू या डज लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सब्जेक्ट तो लगा ही ले लेंगे, नॉट तो लगा ही लेंगे, वर्ब भी लगा ही लेंगे, ऑब्जेक्ट, डू या डज फंस जाएंगे। तो देखिए थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर रहेगा आपका सब्जेक्ट, अगर यह सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब कि अगर सब्जेक्ट की जगह पे ही, सी, इट तथा नाम किसी का आ जाएगा तो हम उस सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। किसका, डज का करेंगे। अगर वही सब्जेक्ट इसके अलावा कोई दूसरा आ जाए, जैसे आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, तो अगर सब्जेक्ट की जगह पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो हम यहाँ पे डू लगाएंगे, वर्ब, ठीक है। क्लियर, यहाँ तो क्लियर हो गया ना, यहाँ तक रूल। अब तब यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप सिर्फ क्या करना है, एग्जाम्पल करना है इसी रूल पे और फटाफट आपका आंसर आना चालू हो जाएगा। तो चलिए ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिखा है राम स्कूल नहीं जाता है, देखिए नहीं आ गया, नहीं मतलब निगेटिव आ गया ना, राम स्कूल नहीं जाता है। तो इसका रूल क्या कहता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए। तो राम स्कूल नहीं जाता, कौन स्कूल नहीं जाता, राम, राम सब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे राम। अब राम हो गया, अब डू या डज, तो राम देखिए क्या है यहाँ पे, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मैंने बताया था कि नाम आ जाता है ना तो थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाता है। क्या किसका प्रयोग होगा, डज का, अभी रूल मैंने बताया है, तो राम डज। इसके बाद नाट लगाएंगे, रूल में नाट है तो नाट लगाएंगे, यहाँ पे भी नाट है, नाट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाता है, गो, कहाँ जाता है, स्कूल, गो टू स्कूल, बात खत्म। जैसे रूल था वैसे मैंने बता दिया, राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, सब्जेक्ट क्या है, तुम का क्या लगाएंगे, यू। अब यू के साथ डू का प्रयोग या डज का, तो मैंने बताया था कि यू क्या होता है, प्लूरल होता है, मैंने बताया था ना, देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि आई, वी, यू, दे जब आ जाएगा तो डू का प्रयोग करेंगे। तो यू आ गया तो यू डू, यू डू नॉट, यू डू नॉट, पढ़ना, रीड बुक, रीड अ बुक, बात खत्म। यू डू नॉट रीड अ बुक, यू सब्जेक्ट हो गया, डू वर्ब हो गया, नॉट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यू डू नॉट रीड अ बुक, तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, बन गया। कुछ है, कुछ नहीं, शांति से पढ़ेंगे, नोट्स बनाते रहिए, इससे बेहतर नोट्स कभी नहीं हो सकता आप लोगों का, ठीक है, मैं ये गारंटी लेता हूँ। लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं, लड़के, लड़के बात आ गया, लड़के का मतलब द बॉयज, बहुत सारे लड़के हो गए ना, द बॉयज, लड़के।
अब द बॉयज आ गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप बताइए, द बॉयज के साथ डू लगेगा या डज लगेगा? डू लगेगा या डज लगेगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बॉयज मतलब लड़के बहुवचन हो गए ना, तो बहुवचन के साथ किसका प्रयोग होगा? डू का। तो द बॉयज डू नॉट खेलते हैं क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। प्ले आपका वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट हो गया, बात खत्म। ये बन गया आपका द बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट। द बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट, लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं, बन गया। इसके बाद मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ती हूँ। मैं का मतलब आई। अब मैंने बताया था कि जब आई वी यू दे आ जाए तो डू का प्रयोग करते हैं। तो आई डू नॉट पढ़ती, रीड, रीड मतलब पढ़ना है, रीड इंग्लिश, बात खत्म, बन गया। आई डू नॉट रीड इंग्लिश, आई डू नॉट रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ती हूँ, बात बन गया। इसके बाद मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। झूठ मैं क्या हो जाएगा? आई है तो डू लगेगा, आई डू नॉट, झूठ बोलना, टेल अ लाई, टेल अ लाई, बन गया। आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। तो यह था आपका निगेटिव का सेंटेंस, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपको रूल भी मालूम चल गया और बनाने का तौर तरीका भी मालूम चल गया। कल की वीडियो में हम इसका प्रैक्टिस सेट तब करेंगे, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूल पाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक क्लियर। अब इंट्रोगेटिव बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि निगेटिव था, निगेटिव समाप्त हो गया, तो अब इंट्रोगेटिव का रूल देखेंगे, उसका भी प्रश्न करने वाले हैं। चलिए देखिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जो प्रश्न पूछे, जो सेंटेंस हमें प्रश्न पूछे वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। नोट लिखा है, नोट पढ़ लीजिए कि जब किसी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सहायक क्रिया, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार पहले ही रख देते हैं। मतलब कि कोई भी सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट हो गया, बस मालूम चल जाएगा कि बस कीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। और कोई सेंटेंस क्या से शुरुआत होता है, समझ लीजिए कि वो प्रश्नवाचक वाक्य है। और प्रश्नवाचक वाक्य के सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार पहले ही रख देते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो बनाएंगे हम लोग, वो किस रूल पे बनाएंगे? तो इस रूल पे। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, पहले डू या डज लिखेंगे, और डू या डज किसके अनुसार लगता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहले हम डू या डज लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। नॉट रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, नॉट लगा देंगे। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी होता है, तभी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो रूल हमको मालूम चली गया, बनाना है सिर्फ हम लोगों को। चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हूँ मैं, क्या सीता कपड़ा धोती है? क्या सीता कपड़े धोती है? तो क्या, देखिए मैं कहा हूं ना कि सबसे पहले क्या आता है, क्या आ गया तो मतलब हम समझ जाएंगे क्या आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, समझ जाएंगे कि बस कीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम डू या डज लगाएंगे, और डू या डज किससे लगता है? सब्जेक्ट के अनुसार। पहले सब्जेक्ट खोजेंगे तभी तो डू या डज लगेगा। सब्जेक्ट क्या है? सीता। तो सीता आपका तो सिंगुलर हो गया ना, तो सिंगुलर हो गया तो डज का प्रयोग होगा ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डज, इसके बाद सब्जेक्ट क्या हमारा? सीता, तो डज सीता। नाट नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे नाट को। वर्ब है ना धोती, धोती का क्या हो जाएगा? वाश, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट कपड़े, कपड़े का मतलब क्लॉथ्स, फिर रिमेनिंग वर्ड कुछ है नहीं, क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या सीता कपड़े धोती है? डज सीता वाश क्लोथ्स, डज सीता वाश क्लोथ्स, बन गया। कुछ है? कुछ नहीं है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या तुम अंग्रेजी जानते हो? क्या तुम अंग्रेजी जानते हो? क्या आ गया? डू या डज लगेगा, पहले सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? तुम को कहते हैं यू, यू के साथ डू का प्रयोग होता है, तो पहले डू लगाएंगे तब जाके यू लगाएंगे, क्योंकि डू या डज में पहले डू लगेगा फिर सब्जेक्ट लगेगा। निगेटिव नहीं है, छोड़ देंगे। वर्ब है जानना, डू यू नो, क्या जानता है? इंग्लिश, अंग्रेजी, इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। डू यू नो इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो? डू यू नो इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो? ये होगा डू यू नो इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, बात खत्म, बन गया। तीसरे तरफ बढ़ चलते हैं। क्या तुम रोज बाजार जाते हो? क्या तुम रोज बाजार जाते हो? तो पहले सब्जेक्ट क्या है? तुम के साथ किसका प्रयोग होगा? डू का, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे यू। डू यू जाते, गो टू, कहाँ जाते हो? मार्केट, डेली, रोज मतलब डेली, बात खत्म। कुछ है? कुछ नहीं है। डू यू गो टू मार्केट डेली, क्या तुम रोज बाजार जाते हो, बन गया।
फेयर बनाते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इससे बेहतर फेयर नहीं हो जाएगा। पूरा कंप्लीट मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर कराने वाला हूँ। रेगुलर 1 बजे आएगी वीडियोस, देखिएगा। क्या राम स्कूल जाता है? क्या राम स्कूल जाता है? सब्जेक्ट क्या है? राम। राम के साथ किसका प्रयोग होगा? डज का। तो डज राम स्कूल जाता है? गो टू स्कूल। सिंपल। क्वेश्चन मार्क। राम, डज राम गो टू स्कूल? क्या राम स्कूल जाता है? बन गया। इसके बाद क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ? क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ? तो क्या आ गया? तो इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है? मैं को कहते हैं आई। आई के साथ किसका प्रयोग होगा? डू का। तो पहले डू आई। इसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। डू आई नॉट खेलना, प्ले। कहाँ? पार्क में, इन द पार्क। बात खत्म। बन गया आपका डू आई नॉट प्ले इन द पार्क। क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ? बन गया। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव भी समाप्त हो गया, और आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। तो इंट्रोगेटिव क्लियर हो गया। तब लास्ट पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव, और इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए डबल इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डबल इंट्रोगेटिव। अब डबल इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, नोट में जब पढ़ेंगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए डबल इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं कि जब किसी वाक्य के बीच में, कोई भी वाक्य है उनके बीच में कब, क्यों, कहाँ, क्या, कौन आदि शब्द आकर प्रश्न करते हैं तो उसे हम डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। ठीक है, या तो आप डबल इंट्रोगेटिव ये कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस का उत्तर अगर आप रीजन बता कर करते हैं तो उसे हम डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। और इंट्रोगेटिव जो पहले पढ़े हैं उसका मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस का उत्तर आप यस या नो में देंगे। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़े, अभी एग्जाम्पल पढ़े थे ना, क्या सीता कपड़े धोती है? तो आप कहेंगे हाँ धोती है, या कहेंगे नहीं धोती है। उसका उत्तर आप यस या नो में देंगे। लेकिन डबल इंट्रोगेटिव जो होता है, जो ये वाला पढ़ रहे हैं, इसमें आपको रीजन बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है? रीजन, कि भाई ये काम हुआ है तो इसलिए नहीं हुआ है। तो पहले फिलहाल समझिए क्या है कि डबल इंट्रोगेटिव किसे कहेंगे कि जब किसी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, क्या, कौन आदि शब्द आकर प्रश्न करते हैं तो उसे हम डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिख देते हैं। मतलब अगर बीच में कब, क्यों, कहाँ, कौन आदि आ जाएगा तो पहले इसको तब सेंटेंस को बनाएंगे तो इसकी मीनिंग सबसे पहले ही लिख देंगे। तो इसका भी रूल होता है भाई, चलिए रूल बता देता हूँ। तो सबसे पहले लगाएंगे व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, यही सब तो बीच में आते हैं तो इनकी मीनिंग सबसे पहले ही नहीं लिखेंगे। तो इसको हम लोग WH वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? WH वर्ड। और बीच में आएंगे तो सबसे पहले मीनिंग इनकी लगेगी। इसके बाद तब जाके आपका डू या डज लगेगा, तब जाके आपका सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट रहेगा तो नॉट लगा दीजिएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर रिमेनिंग वर्ड कुछ बचा रहेगा तो उसको लगाइएगा, तब जाके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। तब जाके आपका सेंटेंस बिल्कुल सीटिंग अरेंजमेंट में बैठेगा और सही हो जाएगा। तो चलिए सिर्फ हमको प्रैक्टिस करना है। जैसे देखिए तुम स्कूल कब जाते हो, तो देखिए इसमें यस या नो में उत्तर देंगे नहीं, इसमें रीजन बताना पड़ेगा। तुम स्कूल कब जाते हो तो कोई कहेगा 5 बजे शाम को, 2 बजे, इतने बजे बताना पड़ता है। यस या नो में उत्तर इसका नहीं देते हैं। तो मैं क्या बताऊँ, तुम स्कूल कब जाते हो, देखिए कब आ गया ना बीच में, वही तो लिखा था, कब, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में आके प्रश्न पूछते हैं। तुम स्कूल कब जाते हो, तो इसका बनाने का रूल का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जो कब, क्यों का सबसे पहले इन्हीं की मीनिंग लिखते हैं। तो कब, कब को क्या कहते हैं? व्हेन। व्हेन, व्हेन हो गया। इसके बाद डू या डज। और डू या डज किसके अनुसार लगता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू के साथ डू का प्रयोग होगा था, पहले डू लगाएंगे। व्हेन डू, तब जाके सब्जेक्ट क्या होगा? यू। व्हेन डू यू, नॉट है नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, गो टू स्कूल, रिमेनिंग वर्ड है नहीं, क्वेश्चन मार्क। बन गया व्हेन डू यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल कब जाते हो। कितना सिंपल है। रूल मालूम है, परिभाषा मालूम है, कंसेप्ट क्लियर है, दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप गलत नहीं करेंगे। वादा करता हूँ आप अच्छे तरीके से बेहतर महसूस कर रहे होंगे कि हाँ चीज़ें अब हमको धीरे धीरे समझ में आ रही है। ठीक है, फर्स्ट दिन है अभी, ठीक है, लेक्चर पहला इंग्लिश का, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बाद में चलते चलते और अच्छी तरीके से। मैं पार्क में क्यों खेलता हूँ, मैं पार्क में क्यों, देखिए क्यों आ गया, क्यों खेलता हूँ, तो क्यों की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे तो वाई, वाई पहले लिख दिया। इसके बाद हमें लगाना पड़ेगा डू या डज। डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या? मैं के साथ किसका प्रयोग होगा? डू का। तो वाई डू, सब्जेक्ट क्या? आई, तो वाई डू आई खेलता, प्ले, पार्क में, इन द पार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बात खत्म। वाई डू आई प्ले इन द पार्क, मैं पार्क में क्यों खेलता हूँ, बन गया। इसी प्रकार लास्ट है अमन घर कैसे आता है। अमन घर कैसे आता है, कैसे आता है, तो अब रीजन बताना पड़ेगा, साइकिल से आता है, गाड़ी से आता है, तो ये सब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे को लिखते हैं हाउ,
अब डू या डज लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? अमन। अमन सिंगुलर तो इसलिए डज लगेगा। तो हाउ डज अमन आता है कम घर, होम, बात खत्म। हाउ डज अमन कम होम, हाउ डज अमन कम होम, अमन घर कैसे आता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म। अब बताइए, क्या आप तक ऐसे पढ़े थे आप लोग अच्छी तरीके से? अगर पढ़े थे तो कोई बात नहीं है, नहीं पढ़े हो तो आप कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा आप लोगों को। तो आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और अच्छे तरीके से नोट्स इसका बना लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड या ताकि वो भी अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ। तो मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।